सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं उस पर एक वीडियो जो है ज़रूर बनाई जाएगी। ऑल्दो आपको पता है जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं उसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट जो है देखने को नहीं मिली है। कुछ ख़ास प्रोग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में थी नहीं। तो ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जितने पॉइंट्स मिले हैं मैंने उनको कंपाइल किया है एंड आज जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड जो है वो आज आने थे, आई थिंक शाम तक जो है अपलोड हो जाएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो आप अपना चेक कीजिएगा एंड कमेंट में बताइए भी कि आपका जो है सेंटर कहाँ कहाँ बना है। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। पहले फिलहाल इस वीडियो पर फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है मुझे लगा शायद ये चीज़ भी पूछी जा सकती है एंड आप लोगों को अगर ये एग्ज़ाम में पूछी ना भी जाए फिर भी आपको पता होनी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्ट्रार जो है वो स्टेट लेवल पर ऑपरेट करता है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर आप रजिस्ट्रार की बात करोगे तो मौजूदा टाइम में जो हैं वो हैं हमारे शफ़ाकत इकबाल जी, जो कि इस फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो शायद से ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि रजिस्ट्रार इस वक्त कौन है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि स्टेट लेवल पर जो है एक ही रजिस्ट्रार रहता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ना भी बने, आपकी समझ के लिए जो है ज़रूरी था। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं जो कि शायद एग्जाम में पूछे जा सकें, तो उसमें है कि पहली फर्स्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जो है जम्मू कश्मीर में वो 1948 में बनी थी। और कहाँ बनी थी? वो थी गोलापुरा, एक जगह का नाम है जो कि श्रीनगर में है। श्रीनगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जो है ये पड़ती है। वहाँ पर बनी थी फर्स्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में महाराजा हरी सिंह के टाइम की बात है जब कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है आपसे पूछा जाए कौन से राज्य के वक्त स्टार्ट हुई थी, तो महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप की स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। महाराजा प्रताप सिंह ने 1914 में जो है जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। आपको पता है भारत में 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया जब होता था। एंड बिल्कुल उसके साथ साथ ही जो है जम्मू कश्मीर में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को ज़ोर दिया गया। एंड महाराजा प्रताप सिंह ने जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को स्टार्ट किया और छोटी छोटी सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने बनानी शुरू की, जो कि एग्रीकल्चर क्लासेस जो है उनको कहीं ना कहीं मनी लैंडर्स जो कि उनको पैसा देते थे और डेट में ला देते थे, तो उनसे एक रिलीफ के लिए जो है मूवमेंट चलाई गई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, जिसमें जो है स्मॉल एग्रीकल्चरल क्लास के जो बंदे थे उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है प्रोवाइड की। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो कि उन स्मॉल फार्मर्स जो उनको लोन दे सकें, ताकि वो मनी लैंडर्स के डेट के अंदर आकर जो है वो ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि महाराजा प्रताप सिंह ने 1914 में जो है जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो उनका शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंज्यूमर स्टोर जो है जिसको सुपर बाज़ार भी कहते हैं, तो पहला कंज्यूमर स्टोर जो है वो 1967 में जम्मू कश्मीर में बना था और वो उधमपुर में बना था। ठीक है, और एक जो है कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के नाम से जो है एक अपना बाज़ार नाम से एक सोसाइटी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अपना बाज़ार जो है ये किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी है और ये कहाँ पर है? तो उधमपुर में है ये भी। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इस बार जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक मनाया गया है, आपको पता है नेशनल कोऑपरेटिव वीक आपको पता होगा कि 14 से लेकर 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। पूरे इंडिया में मनाया जाता है। 68th जो है एक नेशनल कोऑपरेटिव वीक था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। और कहाँ से किया था? तो वो था टीचर भवन। ठीक है, तो जम्मू में एक जगह है, एक इंस्टीट्यूट है, एक कह सकते हैं आप इंस्टीट्यूट है जिस टीचर भवन नाम से जम्मू में है। तो वहाँ से जो है 68th नेशनल कोऑपरेटिव वीक की जो है इनागोरेशन हमारे एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा ने की थी। ठीक है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के कुछ फैक्ट हैं। आप कुछ चीज़ें जो हैं, दो एक चीज़ें मैं आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर से नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर हैं। देखिए 1895 जो है उसमें आपको पता आईसीए का गठन होता है और उसके 100 साल बाद जो है 1995 की बात हो रही है। आईसीए के एम्बिट के अंदर ही जो हैं 7 जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको रीफॉर्मुलेटेड किया जाता है। एक डिक्लेरेशन के अंडर जो है इनको रीफॉर्मुलेटेड किया जाता है 1995 में। और उस डिक्लेरेशन का क्या नाम रखा जाता है? वो है मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। ठीक है, मैनचेस्टर जगह है, इंग्लैंड में है, आपको पता ही होगा। तो मैनचेस्टर डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड है? तो आप कह सकते हैं कि मैनचेस्टर डिक्लेरेशन
7 जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको रीफॉर्मुलेट जब 1995 में किया गया था, तो उसके रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो है याद रखना है इंटरनेशनल लेवल पर, वो है कि कोऑपरेटिव्स जो हैं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने पंचायती राज के बारे में जब पढ़ा होगा तो पंचायती राज में आपने एक ये चीज़ पढ़ी होगी कि पंचायती राज जो है उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसी तरह से कोऑपरेटिव्स जो हैं इन्हें हम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है कि ग्लोरियस पीरियड जो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का वो तब हुआ जब बिल्कुल पीडीएस आइटम्स जो हैं यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स यानी जहाँ पर राशन वगैरह मिलता था, ये सारा कोऑपरेटिव्स के अंदर होता था। एक ऐसा भी टाइम था और उस टाइम मोनोपोली पूरी इनकी जो है फर्टिलाइज़र बिजनेस पर पूरी की पूरी मोनोपोली जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की थी। तो वो एक ग्लोरियस पीरियड जो है वो माना जाता है जम्मू कश्मीर की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है टाइम में। लेकिन धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनकी मोनोपोली भी इनसे जो है छीन ली गई। आस्ता-आस्ता जो हैं और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको फर्टिलाइज़र्स बेचने का काम दिया गया और पीडीएस शॉप्स जो हैं वो तो आगे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास भी आजकल पीडीएस शॉप जो आ गई हैं। तो आज इनकी जो है कहीं न कहीं मोनोपोली जो पहले रहती थी पीडीएस आइटम्स और फर्टिलाइज़र्स बिज़नेस पर, वो कहीं न कहीं अब कम हो गई है। ठीक है? लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या था कि जम्मू कश्मीर में टोपोग्राफिकल पिक्यूलैरिटीज़ होने के बाद, डिफ़िकल्ट टेरेन होने के बाद और क्लाइमेट भी यहाँ का बड़ा हॉस्टाइल है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की जो शुरुआत हुई वो जैसे-जैसे 1904 का एक्ट आया था उसके साथ-साथ ही जम्मू कश्मीर में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होना शुरू हो गई। यानी जम्मू कश्मीर भी एक फ्रंट रनर स्टेट में जो है गिनी जाती है जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं उनको इनिशिएट किया और साथ ही साथ उन्होंने लेजिस्लेशन जो थे, लिबरलाइज़ एक्ट्स जो थे इनके ऊपर, इनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो टाइम दर टाइम जो है बनाते रहे, कुछ ज़्यादा बिना किसी डिले के। एंड इसी चीज़ में अगर आप देखोगे तो 1960 का एक्ट जो है कोऑपरेटिव पर पास किया गया, 1970 का एक एक्ट है जो कि कोऑपरेटिव पर पास किया गया। उसके बाद 1999 का तो एक्ट आपको पता ही है, ये आपके सिलेबस में भी है, अलग से भी मैंने पढ़ाया है। ये एक्ट जो है ये भी लाया गया टाइम दर टाइम और इसके अलावा जो है 1999 का सेल्फ रिलायंट एक्ट जो है ये भी जम्मू कश्मीर में लाया गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सेल्फ रिलायंट एक्ट जो 1999 का है ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी की जब रिकमेंडेशन आई थी तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक्ट्स जो हैं पास किए गए थे अपने अपने लेवल पर। जम्मू कश्मीर में जो है इनकी रिकमेंडेशन पर जो एक्ट आया था वो था 1999 का सेल्फ रिलायंट एक्ट। ठीक है, अब कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को 3 तरह से हेल्प जो है वो करती हैं। एक तो उनको लीगल हेल्प दी जाती है, एक उनको मॉरल हेल्प दी जाती है एंड एक उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। लीगल हेल्प में आपको पता है कि इनको रजिस्टर करके एक लीगल एंटिटी बना दिया जाता है ताकि इन पर कल कोई सवाल ना खड़े करे, ये ना कहे कि ये कैसे काम कोई कर रही है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ कानून के द्वारा लीगल नहीं साबित हो जाती तो वो कोई भी काम अगर करेगी तो कल को उस पर लाखों सवाल उठ सकते हैं। तो लीगल स्टेटस का दर्जा जो है कोऑपरेटिव्स को कौन देता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके बाद मॉरल हेल्प की बात करें तो दिमागी तौर पर इनको कैसे स्ट्रॉन्ग करती है, जब इनके पास कुछ नहीं होता, मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको कमोडिटीज़ दे दी जाती है, कोई एग्रीकल्चर इनपुट्स दे जाते हैं जिसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति जो है वो इम्प्रूव होती है, इनका मोराल बढ़ता है और ये और ज़्यादा बिजनेस करने के लिए जो है वो उत्तेजित होते हैं। देन फाइनेंशियल हेल्प में तो आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कैपिटल में, इनको लोन्स देती है, इनको सब्सिडीज देती है। तो फाइनेंशियल हेल्प जो है इसके ऊपर तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि नेशनल पैटर्न को देखते हुए ही जम्मू कश्मीर में भी जो जम्मू कश्मीर ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई की जेएंडके गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी उन्होंने भी 3 टियर स्ट्रक्चर जो है कोऑपरेटिव्स के लिए वो फॉलो किया, जिसमें आपको पता है कि प्राइमरी सोसाइटीज़ जो है विलेज लेवल पर बनाएगी जिनके मेंबर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग सोसाइटीज़ बन गई एंड स्टेट लेवल पर एपेक्स सोसाइटी बनाएगी। ठीक है, देन लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो आपको पता है 2 एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज भी काम कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं, वो है 1989 का एक्ट है जो कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, 1999 का सेल्फ रिलायंट एक्ट
है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में जो सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं उसमें क्या फ़र्क है, तो आज मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पहले भी मैंने आपको ब्रीफली सा बताया है, लेकिन आज अच्छे से बताता हूँ कि जो 1989 एक्ट के अंदर जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से शेयर भी मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उनके शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करती है और उनको और भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है टाइम टू टाइम जो है वो देती रहती है। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बजट रहता है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि 1989 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ पैसा जो है वो रखा जाता है और हर सोसाइटी को जो है अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है। उनके शेयर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है और दूसरा उनको लोन देना है, उनको सब्सिडी देनी है, उनको कुछ चीज़ वेव ऑफ करनी है, ये सारा जो है किया जाता है। लेकिन जो 1999 एक्ट के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट है, उनको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी तो वो फिर अपना फ़ायदा तो निकालेगी ही निकालेगी। अगर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि मैं आपको किसी तरह की हेल्प ही नहीं करूँगी। तो जो सेल्फ रिलायंट एक्ट के अंदर सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं मिलता। यानी वो कोई भी लोन कहीं से बाहर से ले रही हैं तो गवर्नमेंट उनकी गारंटी नहीं देगी, ना ही किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है टाइम दर टाइम जो है गवर्नमेंट उन्हें देने का वादा करेगी। वो अपने बेसिस पर चल रही है, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करेगी, ना ही गवर्नमेंट उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प देगी। लेकिन एक एक्सेप्शन ज़रूर है कि अगर ये सोसाइटीज़ जो हैं एमओयूज़ जो है साइन कर दें गवर्नमेंट के साथ और कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं इनके बीच में, फिर कुछ शर्तें रखी जाती हैं, तो उन शर्तों को पूरा करके अगर एमओयू साइन होंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है ज़रूर इन सोसाइटीज़ को भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सकती है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो है इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमिटमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाती। तो ये मेन डिफरेंस रहता है जो भी सोसाइटीज़ इन दो एक्ट के अंदर रजिस्टर रहती है, ठीक है। अब कहते हैं कि एक्ट जो है 1999 का ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो हैं उनको रोकता है एक्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ पोल्ट्री, डेयरी एंड हैचरी, ठीक है। एंड ये तीन भी अलोज कब की गई है, 1999 एक्ट के सेक्शन 3 में जब अमेंडमेंट हुई उसके बाद, ठीक है। यानी जो सोसाइटीज़ इसके अंदर रजिस्टर हैं वो अब किसी और तरह की सोसाइटी में जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती, उनको रोका जा सकता है। 3 सोसाइटी ज़रूर हैं, जैसे कि पोल्ट्री है, डेयरी है, हैचरी है, उसमें जो है ये जो सोसाइटी इसके अंदर रजिस्टर हुई हैं वो इन तीनों के अंदर में से किसी में अगर रजिस्टर होना चाहती हैं तो वो वहाँ पर ज़रूर हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती। और ये 3 भी कब रजिस्टर होने शुरू हुई, जब 1999 का एक्ट जो है उसकी सेक्शन 3 जो है उसमें बदलाव लाए गए, उसमें अमेंडमेंट किए गए, तो फिर जो है इन 3 तरह की सोसाइटीज़ में जो है रजिस्ट्रेशन अलो की गई। अदरवाइज़ पहले तो कंप्लीटली बैन था इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो अब देखते हैं कि एनसीडीसी जो है यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल जो है इंडिया लेवल की है, ठीक है। दिल्ली में इनका जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। तो इनकी स्कीम्स जो हैं कुछ जेएंडके में चलती हैं, तो कौन कौन सी स्कीम है, 2 मेन स्कीम्स हैं, उसके ऊपर देखेंगे। अब कहते हैं कि स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर में अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, रादर हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनसीडीसीज़ जो हैं वो लोन देती हैं। अलग अलग स्कीम्स के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। और कहते हैं कि 1989 से लेकर 2002 के बीच में एनसीडीसी जो है जम्मू कश्मीर में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको लोन देती है, जिसका अमाउंट रहता है 1924 लाख करोड़, ठीक है। 1924 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये जेएंडके की सोसाइटीज़ जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 12 साल जो है, सॉरी ये 14 साल, 1989 से लेकर 2002 तक ये जो पैसा इनको एनसीडीसी से जो इन्होंने लोन के तौर पर लिया होता है, ये इसको चुका ही नहीं पाती। यानी ये डिफ़ॉल्ट में चली जाती हैं, लगातार 14 साल तक दे ही नहीं पाती, क्योंकि लॉस में चल रही हैं और ऊपर से इतना बड़ा अमाउंट जो है वो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है 2003 में इंटरफेयर करती है और वो एनसीडीसी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप कुछ सॉर्ट आउट कीजिए, ये बेचारे नहीं दे पा रहे हैं फैसला, और सॉरी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और अगर आप इनको आगे किसी स्कीम में सपोर्ट नहीं करोगे तो ये फिर इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगी। तो फिर इस स्टेट की इंटरफेरेंस की वजह से एक वन टाइम एग्रीमेंट जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच में और एनसीडीसी के बीच में होता है। एंड एनसीडीसी क्या करती है, ये जो 1924 लाख करोड़ हुए, इसमें से 1194 लाख करोड़ जो है ये जम्मू कश्मीर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इनको वेव कर देती है, यानी इनको माफ़ कर देती है। पूरा 1194 करोड़ माफ़ कर दिया जाता है और बाकी का जो 730 लाख करोड़ जो होता है इसको इंस्टॉलमेंट्स में देने के लिए जो है मान जाती है एनसीडीसी कि आप हमें 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 700 करोड़ जो है
है वो दे दीजिए, ठीक है, 730 करोड़। और फिर ये लोन जो है ये इंस्टॉलमेंट्स में देकर चुकाया जाता है। एंड उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के जो कोऑपरेटिव्स हैं अगेन जो हैं ये फाइनेंशियल स्कीम्स जो हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम एनसीडीसी की तरफ से चलती हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड उसके बाद एनसीडीसी जो है वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में वो चलाती है। सबसे पहली स्कीम जो है वो आप देखोगे तो पहली स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। ये एक स्कीम का नाम है जो कि एनसीडीसी चलाती है और जम्मू कश्मीर में चलती है। कहता है कि 2003 में डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री के लिए जो है ये स्कीम चलाई जाती है और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एनसीडीसी की तरफ से आती है, ठीक है। रजिस्ट्रार जो है उसको नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए, स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसको नोडल ऑफिसर बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसको ये भी मैंडेट दिया जाता है कि ये एनसीडीसी के साथ टाई अप करेगा और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वहाँ से एनसीडीसी से लेगा एंड उनसे अलग अलग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो भी स्कीम के अंदर फॉल करेंगी। इसी स्कीम के अंदर फिर मास अवेयरनेस जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल्स पर जो है मास अवेयरनेस की जाती है, ताकि जो है सोसाइटीज़ जो हैं, जितनी भी पोल्ट्री सोसाइटीज़ हैं जो कि स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करें। फंडिंग पैटर्न कैसा चलता है स्कीम के लिए, तो फंडिंग पैटर्न के लिए जो बेनिफिशियरी कोऑपरेटिव है यानी जिसको मदद मिलेगी कुछ उसको भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करनी है, तो वो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन उसकी रहेगी। बाकी एनसीडीसी की तरफ से गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है 70% का, और वो फिर गवर्नमेंट जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सब्सिडी भी दी जाती है एनसीडीसी से कोऑपरेटिव को, वो 25% की रहती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अपनी तरफ से भी लोन देती है स्कीम के अंदर 50% का। एंड स्टेट जो है वो स्टेट जो है शेयर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन करती है जो कि 20% रहता है। अब फर्स्ट फेज में कहता है कि लगभग 28 पोल्ट्री कोऑपरेटिव जो हैं ऐसी होती हैं जो कि फुल्ली फंडेड होती हैं, एनसीडीसी की तरफ से पूरी तरीके से फंडेड की जाती हैं, और 4 जो हैं इनको पार्शली फंडेड किया जाता है। उसके बाद दूसरी स्कीम जो एनसीडीसी की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलती है वो है इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, आईसीडीपी, ठीक है। इसमें कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन फंडिंग जो है वो एनसीडीसी की तरफ से आ रही है। ये किसके लिए स्कीम, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन वेरिड सेक्टर, तो अलग अलग सेक्टर में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स चल रही हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए जो है ये स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। इसकी एम क्या है, तो एम है इसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो इसकी एम यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है कोऑपरेटिव्स की अलग अलग स्टेट अलग अलग सेक्टर्स में हो, पूरी स्टेट में हो, कैसे होगी, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट फेज में 2 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको लिया गया था, वो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, इट वाज अनंतनाग एंड कठुआ, ठीक है। अनंतनाग और कठुआ जो है यानी जम्मू डिवीजन से कश्मीर डिवीजन से 2 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया फर्स्ट फेज में। और फिर इसकी कंप्लीशन के बाद जो है अगेन जो हैं 2 और डिस्ट्रिक्ट जो हैं, एक श्रीनगर से एक जम्मू से, दैट इज़ बारामूला एंड डोडा जो है, इनको लिया गया, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई ताकि जो है ये फर्दर स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। तीसरा अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये एनसीडीसी की स्कीम नहीं है, याद रखिएगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये इसके तहत भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जो है फ़ायदा देती है। और ये स्कीम जो है ये एग्रीकल्चर और एलिट्स सेक्टर्स जो है इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसकी नोडल एजेंसी जो है इम्प्लीमेंटेशन की वो कौन सी रहती है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है। और इस स्कीम में पैसा जो है कौन सी स्कीम के नाम से दिया जाता है, तो वो है मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट। इसमें कहता है कि 2010, 11 और 12 में कहता है कि 2 गोडाउन्स बनाने की अनुमति दी गई, जो दोनों गोडाउन्स जो हैं वो 1000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी के होंगे, जहाँ पर अनाज जो है वो स्टोर किया जाएगा। और ये 2 स्टोर जो हैं कहाँ खोले जाएंगे, तो एक सोपोर में खोला जाएगा जो कि बारामूला में है, और एक आसार में खोला जाएगा जो कि डोडा में है, ठीक है। और 2013-14 में कहता है कि 2 किसान घर बनाने की अनुमति जो है वो भी जम्मू कश्मीर में मिल गई है इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। और 2 जो हैं किसान घर कहाँ पर बनाए जाएंगे, तो एक बनाया जाएगा वाहीपोरा जो कि बारामूला के तंग मार्ग एरिया में है, और एक जो है वो ठंडा पानी एरिया जो कि राजौरी के सुंदरबनी में है, वहाँ पर बनाया जाएगा।
उसके बाद वुमेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 वुमेन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो हैं वो चलते हैं। एक श्रीनगर में है और एक है जम्मू में, दोनों ही रजिस्टर है। और इसकी एक ख़ास चीज़ याद रखिएगा, इसके जो प्रमोटर हैं वो भी वुमेन्स होती हैं और इसके जो मेंबर्स रहते हैं वो भी सिर्फ वुमेन्स ही रह सकती हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हैं और क्या मेंबर्स हैं याद रखिएगा। उसके बाद मिल्क कोऑपरेटिव्स जम्मू कश्मीर में, ये आपने जम्मू में जो रहता है आई थिंक सतवारी में, आपने जो है इनका ये कोऑपरेटिव स्टोर ज़रूर देखा होगा। अब कहते हैं कि सबसे पहले जो है एक मिल्क फेडरेशन के नाम से जो है एक यूनियन होती थी जम्मू कश्मीर में, उसको लिक्विडेट किया गया जब वो काम अच्छा नहीं कर रही थी, तो उसको लिक्विडेट करके फिर उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है किसको दिया गया, दैट इज़ JKMPCL, जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि आज अगर आप देखोगे तो एक एपेक्स लेवल सेल्फ रिलायंट डेयरी कोऑपरेटिव है। यानी पूरे जम्मू में अगर आप देखो या JNK के लेवल पर भी देखोगे तो यही जो है ये अलग अलग लोगों से जो है दूध लेती है और उसको प्रोसेस करके जो है आगे प्रिजर्व करके जो है वो बेचती है। जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड कहता है कि ये अगर आप पर डे देखोगे तो लगभग 20,000 लीटर पर डे जो है ये JKMPCL जो है ये परचेज करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोसेसिंग के बाद। और ये जो ब्रांड नेम है, कौन से ब्रांड नेम के अंदर ये जो है दूध बेचा जाता है इस JKMPCL के अंदर, तो वो ब्रांड नेम है, उसका नाम है स्नो कैप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। और JKMPCL के 2 प्लांट जो हैं जम्मू कश्मीर में चलते हैं, एक जम्मू में जो चलता है वो सतवारी में है और श्रीनगर में जो चलता है वो है चश्मे शाही में है। ठीक है, अब कहता है कि JKMPCL जो है इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक और भी है, दैट इज़ स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है JNK में, उसके लिए अब सिलेक्ट किया गया किसको, वो है JKMPCL। यानी JKMPCL जो है अब इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जम्मू कश्मीर में चलाएगी। और इसका एम क्या है कि एम एट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम यही है कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं, यहाँ पर मिल्क जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मिल्क को रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जा सके। श्रीनगर के 4 डिस्ट्रिक्ट जो चूज़ किए गए स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के, वो हैं बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम। एंड जम्मू के जो हैं वो हैं जम्मू, कठुआ, सांबा एंड उधमपुर। उसके बाद फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर जो है स्टोर्स जो हैं ये भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी हैं। पहले जो हैं काफ़ी सारे थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन आज भी मौजूदा अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर की जो कंजम्पशन डिमांड है फर्टिलाइज़र्स को लेकर, उसमें से 85% डिमांड जो है वो कोऑपरेटिव ही पूरा करते हैं। और उसके बाद एक तो ये डायरेक्ट फर्टिलाइज़र भी देते हैं और दूसरा जो है पैसा भी देते हैं, यानी फाइनेंस भी देते हैं बाकियों को, ताकि वो कहीं और से भी अगर फर्टिलाइज़र खरीदना चाहें या इनसे फर्टिलाइज़र खरीदना चाहें तो पैसे भी इनको देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देख सकते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 9, इस वक्त मौजूदा तौर में देखोगे तो 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इसमें से 4 जो हैं ये नॉन अर्बन हैं, अगर आप देख सकते हो ये 4 नॉन अर्बन हैं और 4 जो हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और एक जो है वो है आपका स्टेट लेवल का स्कार्ड। स्कार्ड मीन्स के एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ये जो है आपका 9th बैंक है। इसमें जो स्कार्ड है जो है आपका ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है। और आपके जो नॉन अर्बन जो हैं ये सिटी के में जो है सिटीज़ के कोऑपरेटिव्स जो हैं, अर्बन एरियाज़ में जो कोऑपरेटिव्स हैं, सॉरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है ये अर्बन एरिया के कोऑपरेटिव्स को करते हैं। और नॉन अर्बन वाले जो हैं ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी कोऑपरेटिव्स हैं गाँव में, उनको फिनांस करते हैं। उसके बाद वैद्यनाथ कमेटी जो है एक बनाई गई थी, आपको याद होगा, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन कमेटीज़ जो हैं जब पढ़ाई थी, तो वहाँ पर एक वैद्यनाथ कमेटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनको बनाया गया था। इस कमेटी का नाम था टास्क फोर्स फॉर द रिवाइवल ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़। तो जब क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ जो हैं ये लगातार 2 डेकेड तक जो है इनको सेटबैक लगने लगा, यानी ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, वैद्यनाथ जिनको हेड कर रहे थे, इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं इनकी रिवाइवल के लिए। और इन्होंने फिर जो है कुछ रिकमेंडेशन दी और रिवाइवल पैकेज जो है उसकी बात की गई कि इन सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइवल पैकेज जो है मिलना चाहिए, ताकि जो है ये फिर से जो हैं उठ सकें। एंड इसी उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने भी स्कीम के अंदर जो है बेनिफिट्स लेने की बात जो है सोची। एंड उन्होंने जब ऑडिट करवाया नाबार्ड की तरफ से, पहले ऑडिट किया गया कि क्या सोसाइटीज़ जो है स्कीम के अंदर एलिजिबल
एलिजिबल हैं या नहीं। तो जब नाबार्ड का स्पेशल ऑडिट हुआ तो जम्मू कश्मीर के अंदर 110 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ ऐसी पाई गई जो कि इस रिवाइवल पैकेज के अंदर एलिजिबल आती थी। फिर उन्हें सपोर्ट दी गई, फाइनेंशियल सपोर्ट, और वो फिर रिवाइव हो सकी। ये पैकेज जो था वैद्यनाथ कमेटी का, इसको सिल्वर लाइनिंग जो है, सिल्वर लाइनिंग के नाम से जाना जाता है और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट, क्योंकि इनको जो है इससे पहले आरबीआई की तरफ से ऑलरेडी जो है नोटिस मिल गया था कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं टर्म्स एंड रेशो के साथ, और अगर अब इनको रिवाइवल पैकेज नहीं मिलता तो फिर तो ये लगभग जम्मू कश्मीर क्या पूरी इंडिया में ही हम कह सकते थे क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ जो हैं शॉर्ट टर्म वाली, वो शायद ख़त्म ही हो जाती। लेकिन इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया तो ये सोसाइटीज़ जो हैं ये फिर से एक किस्म की उठ गई ऊपर, ठीक है। उसको डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जो है ये जैसे पोल्ट्री के लिए पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम चलाएगी तो डेयरी के लिए डेयरी डेवलपमेंट स्कीम चलाएगी। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, ये उसकी तरफ से ही स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम में भी आपको शायद पूछ लें, लेकिन ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए मैं ज़्यादा कहूँगा, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप बनने जा रहे हैं तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है, तो ब्लॉक लेवल पर बैठता है, तो आपको रजिस्ट्रार जो हाईएस्ट रहता है स्टेट लेवल पर। बाकी एडिशनल रजिस्ट्रार आप देख सकते हो, एडिशनल रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार डिविजनल लेवल पर रहते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ये कब कब बने थे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक नज़र आप भर लीजिएगा। उसके बाद 1989 के एक्ट के अंदर जो हैं कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नज़र लगा लीजिएगा, एक नज़र, ये कश्मीर डिवीज़न की हैं एंड ये जम्मू डिवीज़न की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। उसके बाद एक चीज़ ये है कि 2001 से लेकर जो है 2011 तक कितनी सोसाइटीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप टोटल देखोगे तो शायद आपसे पूछें कि एक स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में उनकी तादाद बढ़ती ही गई है जो रजिस्ट्रेशन में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है ये कभी कम भी होती हैं और कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो एक बैलेंस नहीं है, ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे वो स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी देखेंगे जब एडमिट कार्ड आएंगे, और इसके बाद आई थिंक कोऑपरेटिव पर तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है। उसके बाद जब क्वालिफाई होगा अगर, तो उसके बाद हम इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे।